देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मुख्यमंत्री बनना था वो भी क्वाइट इंटरेस्टिंग था। वो 3 बार के लोकसभा एमपी जरूर थे, 3 बार जयदेव लाल को हराया था, लेकिन उस टाइम उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। 2005 में वो एमपी थे दिल्ली में। उनको लीडर किसने बनाया? सीएलपी का। उनको लीडर उन्हीं की पार्टी के एमपीज ने बनाया, जिसमें शैलजा भी थी, जिसमें इंद्रजीत भी थे और तमाम स्टालवर्ट्स थे। उस अगर आपको याद हो 2004 का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट था कांग्रेस के लिए, और जितने भी सीनियर मोस्ट क्षत्रप थे हरियाणा में, जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, सबने चुनाव लड़ा था। तो क्योंकि सीएलपी के तो हिस्सा ही नहीं थे ये, तो इनको सीएम बनाया। उस मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो जो 10 सदस्य थे, उन सब ने कहा भाई इनको हम लेके आते, और एक तरीके से उनमें आम सहमति थी, उसमें कोई विरोध नहीं था उस समय पे। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखिए कि सबसे पहले वही लोग छिटकते चले गए, चाहे वो इंद्रजीत हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे शैलजा हो, समय के साथ साथ। क्यों? उन सबको ये लगता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस किसी पद पर नहीं है, वो एमपी जरूर रहे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उस रूप में नहीं है, डिलीवरेबल्स में नहीं है, या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि उनकी एस्पिरेशंस जो भी रही होंगी वो पूरी नहीं हो पाई। विद इन 6 months टू से अबाउट ए ईयर, 2006 तक ही ये सारी चीजें दिखने लगी थी। वो तो जब सुरेंद्र सिंह का जो हादसा हुआ, ओम प्रकाश जिंदल जी चले गए, वो भी एक कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो कहीं ना कहीं वो दौर। तो उस सारे में क्या हुआ कि जो उनको लेके आए थे, चाहे वो जिन्होंने समर्थन किया था सेंटर में, जिन्होंने उनकी मदद की थी उसमें कि भाई मुख्यमंत्री के लिए ही इज द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट, वही लोग उनसे छिटकने लगे त्यागी जी। और उसके बाद जब एक स्टेज ऐसी आई, तमाम उसमें प्रकरण भी हैं, उसमें कुछ रेफरेबल्स भी हैं, कुछ रेफरेबल नहीं भी हैं। एक स्टेज तो मुझे ऐसा भी पता है कि तब ये कहा गया बुलाकर के कि ये सब दिल्ली में नहीं होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर लीडर को लेकर के उन्होंने किन्हीं ग्रुप को बुला लिया था, वॉज वेरी क्लोज टू हाईकमान एज वेल एज हिम। तो ये कहा कि आज के बाद ये सीन दोबारा क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। ऐसी चीजें भी हुई। तो डूज एंड डोंट्स में हाईकमान भी बड़ा स्पेसिफिक है एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न्ड, और वो सारी चीजें थी। लेकिन कांग्रेस के इतिहास में आपको एक बात और भी माननी पड़ेगी कि जितनी इंडिपेंडेंस हाईकमान की तरफ से इनको मिली, शायद किसी को नहीं मिली कांग्रेस के उसमें। चाहे भजनलाल थे, उस टाइम भी सेंटर का कोटा होता था, मैनेजमेंट कोटा जिसको बोलते हैं, ये पद, फलाना पद, ढिकड़ा पद, जो भी चीजें होती है, उनको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वो मिला। उन्होंने 2000 पहली टर्म के अंदर काम भी अच्छा किया। ये जो सीएलयूज और ये सारी चीजें हैं, वो एक पक्ष है। इसके भी 2 रूप है। एक रूप वो है जो दिखाया जाता है, दूसरा रूप ये भी है कि उसके बिना डेवलपमेंट भी कैसे होगा। और सीएलयू कोई 2005 में तो शुरू हुआ नहीं, इट इज गोइंग ऑन राइट फ्रॉम 80s। उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जैसे आपने कहा जब एफडीआई आई, इजी मनी आया, दिल्ली की तरफ से डेवलपमेंट बढ़ा, 3 तरफ से हरियाणा घेरता है उसको, वो सारी चीजें हैं। उसमें कुछ बेकायदियां हुई, मैं और आप नहीं कह सकते, हमने फाइलें नहीं देखी। वो एक वो पक्ष था। जो जनहितैषी नीतियों की बात करोगे आप, उसमें भी उनका स्कोर ठीक ठाक रहा। डेवलपमेंट के अंदर भी उनका एक विजन था, सारी चीजें थी। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी टर्म से तक जब वो आए तो उनके ऊपर भी वही टैग लग गया जो देवीलाल पे भी लगता था। कहीं ना कहीं वो थे या नहीं, ये तो लोगों ने उस 2014 के चुनाव में जो मैंडेट आया वो तो तय कर दिया लोगों ने कि कुछ था, और बीजेपी के आने के बाद तो और भी क्लियर हो गया कि कुछ था। तो वो चीज कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के चाहे अनचाहे एफिलेशन हुई, उसने कांग्रेस की पार्टी का भी पॉलिटिक्स का नुकसान किया, उनकी व्यक्तिगत पॉलिटिक्स का भी नुकसान। उन्होंने तो देवीलाल जी को हराया 3 बार, और यहां तो जाटों के कारण तो आप अकेले चुनाव नहीं जीत सकते ना, चुनाव, और वो भी जाटों के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो कहीं ना कहीं एस्पिरेशंस हुड्डा साहब से ये थी कि आपको लीडर हम नॉन जाट्स ने बनाया, क्योंकि आपकी शुरुआत हुई 91 में एमपी से, 3 बार चुनाव आपने जीता, तो जाट तो देवीलाल जी को वोट डालते ही थे। और फिर कहीं ना कहीं एक मैसेज चला गया नीचे कि ये भी उसी पॉलिटिक्स पे कर रहे हैं, जिसका नुकसान उनको भी उठाना पड़ा और कांग्रेस पार्टी को भी उठाना पड़ा। और 2019 के चुनाव में आपने देख लिया कि लोकसभा चुनाव हुड्डा साहब भी हारे और दीपेंद्र भी हारे। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में 543 सीटों में लोकसभा चुनाव होता है त्यागी जी। जो डेवलपमेंट रोहतक में हुआ वो कहीं नहीं हुआ, अमेठी में भी नहीं हुआ, रायबरेली, क्योंकि वहां की अपनी एक लिमिटेशन है। हरियाणा में डेवलपमेंट का स्कोप भी था और इच्छा शक्ति भी थी, वो हुआ भी। आप हाईवेज देखिए, हरियाणा जैसे हाईवेज कहीं नहीं है। एमिनिटीज देखिए, पब्लिक एमिनिटीज। लेकिन ये जो सारी चीजें कहीं ना कहीं आई, जो एक कास्ट का टैग लगना, दैट वाज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन कुल मिला के देखिए तो भगवत दयाल शर्मा आए कैसे थे मुख्यमंत्री के तौर पे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो हमने अब तक पढ़ा और जो सारी चीजें देखी, उस समय पूरी योजना ये थी कि रणबीर सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी।
लेकिन किसी कारण से इंदिरा गांधी जी रशिया चली गई उसी दौरान में जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था। और जो इंदिरा जी के सबसे मुंह लगे लोग थे, उन्होंने बीच में भगवत दयाल शर्मा का नाम करके, वो जो उस टाइम बड़ा डेमोक्रेटिक लीडरशिप का सिलेक्शन होता था, अगर बाकायदा कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर बाकायदा वोटिंग होती थी किसके साथ कौन है, और उसमें गुलजारी लाल नंदा जी का नाम लिया जाता है कि उन्होंने भगवत दयाल जी के लिए फील्डिंग सजाई। और इंदिरा जी की संकेत जो था, जो उनकी चॉइस थी उस टाइम पे, चाहे रणवीर सिंह थे, लेकिन वो चूंकि एन समय पर जब जिस तरीके की वोटिंग हुई, जो हालात बने इन एब्सेंस ऑफ हर, तो भगवत दयाल शर्मा उस तरीके से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। लेकिन उनकी टर्म बहुत थोड़ी थी, तो उनकी टर्म इतनी थोड़ी थी कि उसको किसी रूप में इवेल्युएट कर पाना और उनकी डिलीवरीज को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एनालाइज कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब कभी आप वो करते हो एनालिसिस, तो किसी को 2 से 3 साल तो बेर मिनिमम चाहिए खुद को इस्टेब्लिश होने में और अपने शासन को इस्टेब्लिश करने में। तो वो समय भगवत दयाल जी का उस रूप में कम रहा। बंसीलाल की सबसे अच्छी बात जो थी चौधरी बंसीलाल की, वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और विजनरी थे। आप कभी भी वो देखिए कितनी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे वो हरियाणा के, कभी भी वो मास लीडर उस रूप में नहीं हो पाए जैसे चौधरी देवीलाल हुए, उस तरीके के मास लीडर नहीं हुए। लेकिन जो बंसीलाल जी के साथ जो प्लस पॉइंट्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो उनके पास जो फंड्स का फ्लो था वो काफी था उस टाइम पे। देखिए हरियाणा नया स्टेट बना था और इंदिरा गांधी की सरकार थी और पैसे की कोई दिक्कत उस रूप में नहीं थी। तो जब आपके पास पैसा था और एक विजन था, प्लस विकास की गुंजाइश बहुत थी, क्योंकि था ही कुछ नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया था। तो जैसे सड़कों की कनेक्टिविटी उन्होंने की, हरियाणा पूरे देश में पहला प्रदेश था, ऑफकोर्स छोटा प्रदेश है, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहला प्रदेश था और उसके अंदर हर गांव तक सड़क पहुंची। इसी तरीके से हर गांव तक बिजली पहुंची। ये उस टाइम स्मॉल अचीवमेंट्स नहीं थे। आज तो आप कह देते हैं कि पूरे देश में हमने ये कर दिया, उस टाइम साधन भी सीमित थे, टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं थी। और बंसीलाल जी का जो सबसे बड़ी गजब की चीज, जो मैं आज तक जिसका कायल हूं, वो टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन में बड़ा भरोसा करते थे। वो आपके पास आए कि हाँ बताइए त्यागी जी ये प्रोजेक्ट आप कितने दिन में कर देंगे, तो आपने कहा साहब 6 महीने में, तो वो कहते थे ठीक है मैं 6 महीने 2 दिन में आऊंगा। तो वो उनकी अप्रोच थी। तो आपको अंगेज भी कर लिया, आपके अंदर एक भरोसा भी दे दिया। और जब आप बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री के तौर पे आपसे बात कर रहे हैं, तो आपके पास किसी चीज की वैसे भी कमी नहीं रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ऑन एट पार विद यू ऑन पेज। तो उसमें जो चिटपुट जो दिखते टेक्निकलिटीज आजकल आती हैं, वो उस दौर में उसकी गुंजाइश नहीं थी। और एबल एडमिनिस्ट्रेटर, कठोर एडमिनिस्ट्रेशन, डिलीवरी का आदमी एंड विद ए विजन, तो उन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं हरियाणा को जो एक अपने पैरों पे खड़ा होने में काफी मदद की। हरियाणा के सियासत के इतिहास में यह सबसे बड़ी एक क्वेरी है जिसको अपन सारे रिसर्च करते रहते हैं बीच बीच में। और बंसीलाल जी के साथ जो यह हादसा हुआ, जिस तरह के हालात बने, वो तीसरी टर्म में बने। पहली टर्म तो शुरू में थी उनकी, बीच में जब बंसीलाल जी को हटा के सेंटर में बुलाया गया, उनको उस समय टाइम बहुत थोड़ा था उनके पास, बहुत कम, 11 महीने के आसपास था। और जब वो 11 महीने में आए तो स्टेट, हमारी हरियाणा स्टेट जो मूड बनाती है ना, वो टर्म के 3.5-4 साल के बाद बनाई लेती है, ये मान के चलिए। तो उस टाइम डिसीजन ये लगभग लोगों ने ये मूड बना लिया था, पॉलिटिशियन भाप भी लेता है कि कांग्रेस इज ऑन इट्स वे आउट, ये सच्चाई है। तो उस टाइम जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑफकोर्स ग्रिप तो थी, लेकिन वो डिलीवरी 70s वाली डिलीवरी नहीं थी, तमाम कारणों के चलते। और उस सारे जो बंसीलाल जी ने जो सारा अर्जित किया था, एक शासक, एक प्रशासक के नाम पर, एक विजनरी लीडर के तार उस पर, और एक विकास पुरुष के नाम पर, जो 96 से 99 की उनकी टर्म थी, मुझे ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं लगती कि उन्होंने जितना जीवन भर अर्जित किया था, चाहे वो रेल मंत्री के नाते, चाहे वो रक्षा मंत्री के नाते, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते, उसको उन्होंने गंवा भी दिया। कारण क्या रहे उस पर हम बहस कर सकते हैं। शराबबंदी उसका सबसे बड़ा कारण रहा। और शराबबंदी जो उनका सबसे फेवरेट एक तरीके से, जिसके उस पर चढ़कर वो सत्ता की उस पर आए थे, बेशक वो बीजेपी के उससे आए थे, उसमें जो आरोप लगे शराब की तस्करी के, उनके अपने लोगों पे ही लगे और टू दैट एक्सटेंट उनके बेटे पे भी लगे। एक जो आपकी जो यूएसपी है, आप डिलीवर करते हैं, वो डिलीवरी वो नहीं हो पाई 96। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनकी अपनी मेजोरिटी तो थी नहीं, और बीजेपी को हरियाणा में सत्ता का ताजा सुख, क्योंकि देखिए देवीलाल जी की तो एक काम करने का एक शैली थी, चौटाला साहब की एक काम करने की शैली थी, वो किसी अलाई को बियॉन्ड ए पॉइंट कैरी नहीं करते, अपने मन से काम करते। बंसीलाल जी के वो हालात नहीं थे। वो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो बैसाखियों पे थे, और वो बैसाखी अल्टीमेटली उनका जो पूरा जीवन की कुल जमा पूंजी थी, उसने उसको कहीं खराब करने की कोशिश की। चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, चाहे डिलीवरी का मामला हो, चाहे कंप्रोमाइजेज का मामला हो, चाहे परिवार के अंदर सरोज उस तरफ खींच रही है, सुरेंद्र उस तरफ खींच रहे हैं, और वो तमाम चीजें।
उसके कारण जो उनका जो हरियाणा की सियासत में जिस बड़े कद के साथ नाम लिया जाना चाहिए था, वो 99 की टर्म के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने अपॉर्चुनिज्म भी किया, एक तरीके से पूरा जीवन बंसीलाल जी का क्या था, एंटी बीजेपी, पूरा जीवन एक सैद्धांतिक तौर पे। और मैं आप जब हमारी उनसे संबंध व्यक्तिगत भी रहे हैं, तो बहुत ही नफीस आदमी थे वो बातचीत के हिसाब से, एक विजनरी लीडर थे। वो इस बात को आखिर तक पचा नहीं पाए कि यार मुझसे गलती हो गई हो, और वो उनके जीवन का ऐसी गलती थी व्यक्तिगत बातचीत में कि मेरे को इसका पछतावा रहेगा। और वो पछतावा जिस दिन वो सोनिया गांधी से मिलने गए कांग्रेस में मर्ज करने के लिए, और उनको 1.5 घंटा बाहर बैठना पड़ा, त्यागी जी, मैं था वहां पर, उनको इंतजार करना पड़ा, जनार्दन द्विवेदी लेके गए थे उनको। उस दिन उनके जब वो वापस आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनका केवल एक ही था कि मैंने ये पार्टी छोड़ी क्यों, और छोड़ दी तो मैं वापस आया क्यों। दोनों ही चीजों का कष्ट था उनको, छोड़ने का भी और वापस आने का भी। जिन कंडीशंस में सरेंडर करके वो आए, आपकी पार्टी थी, आप सत्ता में थे, और उसमें भी गजब की बात यह है कि अपॉर्चुनिज्म, बंसीलाल जी से बीजेपी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया, उसके बाद कांग्रेस का समर्थन ले लिया। हरियाणा में 3 ही तो पार्टियां थी, तो आप तो बेपेंदी के लौटे हो गए एक तरीके से। तो उस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को भी, हालांकि बंसीलाल जी को जो मैं और आप जानते हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई जिस तरह के शासक थे वो सत्ता को लात भी मार सकते थे, लेकिन इस केस में उनकी जो वो यूएसपी थी वो भी जीरो हो गई कि आज बीजेपी के साथ है, कल कांग्रेस के साथ है। सिद्धांतों की बात नहीं है, नीतियों की बात नहीं है, ये राजनीतिक अवसरवादिता की बात है। तो कहीं ना कहीं वो जो अर्जित पूंजी थी, मुझे लगता है कि इन कारणों से उसमें डिमिनिश भी हुआ, और वो नेगेटिव में भी चले गई एक स्टेज पे। भजनलाल जी ने क्या किया कि मुझे इनकी, कहते नहीं थे, काम भी करते थे जैसे भी करते थे, सिलेक्टिव फ्यू के। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री की या किसी संवैधानिक पद की शपथ लेते हैं त्यागी जी, तो आपको बिल्कुल पार्टी नहीं बनना होता, आपको न्याय करना होता है। वो पद न्याय का है, आप किसी के प्रति फॉर और अगेंस्ट नहीं हो सकते। जो आपके सामने आता है मेरिट पे आप डिसाइड करते हैं, यही आपकी शपथ है। लेकिन दुर्भाग्य से ये वो सारी स्थितियां वहां से शुरू हुई, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, आदमपुर के लोग ही लगेंगे या पर्टिकुलर एक रीजन के लगेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के लगेंगे। ये जो सारी बुराइयां आज आप देख रहे हैं, भजनलाल जी से पहले नहीं थी वो। अगर भजनलाल जी की पहली टर्म देखेंगे, जब वो सारी की सारी देवीलाल के विधायकों को लेकर उड़ गए थे, वो सारी शुरुआत वहां से शुरू हुई थी। वो सेकंड और थर्ड टर्म्स में हुई है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, अपनी पत्नियों ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जसमा देवी तो चुनाव में लड़ी, भजनलाल जी के समय में भी लड़ी, भजनलाल जी के बाद भी लड़ी। तो कहीं ना कहीं जो फैमिली का इंटरफेरेंस था हरियाणा की, वो आजकल एक, मतलब वैसे तो पूरे देश में है अनफॉर्चुनेटली, चाहे आप यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, गो एनीवेयर, तमिलनाडु में चले जाइए, आंध्रा में, एवरीवेयर इट इज। लेकिन यहां पर जिस तरह की वो चीज समय से पहले आ गई, उस टाइम कभी आप अपने बेटे को प्रमोट करने की सोचते नहीं थे, आज अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सोचते, ये चेंज आया। तो भजनलाल जी परिवारवाद के भी एक तरीके से सबसे बड़े पोषक रहे। नहीं, वो द्वेष नहीं पालते थे किसी के साथ व्यक्तिगत। देखिए, भजनलाल जी से के बारे में एक बड़ी कहावत है हमारे यहाँ रोहतक में, हालांकि उनको लाइक नहीं किया जाता था, लेकिन एक बड़ी कहावत उनके बारे में कि जो भजनलाल जी से एक बार मिल लिया, वो जिंदगी में उनके खिलाफ वोट नहीं डाल सकता, उसका काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये व्यवहार कुशलता है त्यागी जी, ये तो हम सबको भी आनी चाहिए। दैट इज हिज प्लस पॉइंट। कितने बड़े से बड़े आंदोलन उस दौर में हुए, बड़े से बड़े क्राइसिस आए, वो हंस बोल के कर लेते थे। किसी को भी साथ बैठना, अपने छोटे का हिसाब नहीं है, बड़े का हिसाब नहीं है, जिसकी जो अच्छाई है वो हमें जरूर कहनी चाहिए। भजनलाल जी के साथ जो, जिससे को वो पसंद भी नहीं करते, उसके साथ भी आजा भैया क्या बात होगी, गेट पर रिसीव कर लेते थे उसको। आज के शासकों में नहीं है वो। आज के शासकों में तो आपने मेरे कुछ कहा तो मैंने ईर्ष्या पाल ली, वो भजनलाल जी के अंदर, वो देवीलाल जी के अंदर भी नहीं थी उस लेवल। लेकिन भजनलाल जी मतलब सर्वग्राह्य थे एक तरीके से, कोई भी जाके मिल सकता था, उसी की भाषा में बात करते थे, काम करने की भी कोशिश करते थे। लेकिन यह भी सच है कि परिवारवाद का एक पक्ष था, रीजनलिज्म का एक पक्ष था, करप्शन का भी एक पक्ष था, तो सारे पक्ष थे वो उसमें। देखिए अनिल जी, एक तो वो धरतीपुत्र थे, वो किसी सड़क पे चले गए, किसी भी रीजन में चले गए, उनको वो भाषा आती है नहीं आती, हरियाणा की बात छोड़ दीजिए, हरियाणा को सबको ही पता है, यूपी में भी जाते थे, बिहार में भी जाते थे, सारे देश में जब घूमे वो जहां बैठ जाते थे उस आदमी को अपना बना लेते थे, क्योंकि उसी की भाषा में, उसी के लेवल पे जाके बात करना, एक उनका जो डील डॉल, जो कद पूरा, बातचीत का लहजा एक। दूसरा, वो चूंकि जमीन से उठे थे, और उस दौर में लीडरशिप में वो सब नहीं था जो आज के दौर में। बड़े से बड़ा लीडर आपका विरोधी हो सकता है, लेकिन शत्रु नहीं थे, शत्रुता भाव नहीं था। वो जब कांग्रेस छोड़कर आए तब भी कोई शत्रुता का भाव नहीं, सबके साथ संवाद था उनका। वो उस दौर की एक अच्छाई थी, वो आज शायद नहीं है। और जो किसान फ्रेंडली एक माहौल बना उस दौर में, क्योंकि किसान, हरियाणा की इकोनॉमी एज वी डिस्कस्ड, हरियाणा की जो पूरी वो थी इकोनॉमी, वो एग्रोनॉमी थी,
उसके वो चैंपियन एक तरीके से उन्होंने कॉज कर, उसमें चाहे कोई कास्ट हो। और खासतौर पे अगर आप देखेंगे तो चाहे देवीलाल के साथ जो निचले तबके थे वो भी जुड़ते थे, फॉर द वेरी सिंपल रीजन ही यूज्ड टू इंस्टेंटली कनेक्ट इन देयर लैंग्वेज एट देयर प्लेस ऑफ देयर चॉइस। वो कहीं भी आप हो वो वहीं चले जाते थे, किसी के घर में भी चाय पी लिया, लस्सी पी लिया, लाइक दैट। और आप सोचिए कि देवीलाल जी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उस दौर में वृद्धावस्था पेंशन का कंसेप्ट, मैं उसको आज भी उनका एक कंट्रीब्यूशन मानता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं स्टेट एक्सचेकर पे बोझ है, भार है, लेकिन मुझे लगता है कि विजन देखिए आप, हमारे यहां उस दौर में बुजुर्गों की कदर नहीं थी। आज हमें लगता है यार 100 रुपए क्या चीज थी, लेकिन उस दौर में उस 100 रुपए की वैल्यू थी। और उन्होंने उस चीज को, चूंकि वो मास लीडर थे और पल्स पकड़ सकते थे, और किसी ने डिमांड थोड़ी की थी उनसे, ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड इट कि अगर मैं आया तो मैं ये करूंगा। तो वो जो सारी चीजें हैं, बेशक प्रशासन पे भी एक खास तरह के तबके का, उनके में भी तमाम बुराइयां थी, परिवार का हस्तक्षेप कहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा हस्तक्षेप शायद उन्हीं के परिवार में था, वो सारी चीजें थी। डेवलपमेंट का भी कंसेप्ट उतना उनको नहीं था, ऑनेस्टली ये बात मैं, क्योंकि उसमें दैट कम्स विद एजुकेशन, दैट कम्स विद एक्सपोजर, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर, आपका इधर उधर का, वो सारी चीजें। लेकिन मास मोबिलाइजेशन के जो चैंपियन वो थे हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी, और हमारे दौर की जो हमारी पीढ़ी है 70s की, उसमें देश के स्तर पर भी आप देखें, उनसे बड़ा वोट कैचर भी कोई नहीं था उस दौरान में। या तो टिकैत थे, लेकिन वो टिकैत नॉन पॉलिटिकल थे, दिल्ली में जब चाउ वोट क्लब को कर देते थे। देवीलाल जी में वो चीज थी, मास मोबिलाइजेशन, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो हो, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी। स्टेबिलिटी इन द सेंस के आज वो कुछ करने चले, शाम को चौटाला साहब आ गए, पीछे से दूसरा आ गया, उनके जो दूसरे भाई थे वो आ गए, एंड लाइक दैट। तो उसने क्या किया कि उनका जो एक डिलीवरेबल्स जो होने चाहिए थे, वो एक वृद्धावस्था पेंशन के अलावा बहुत सारी चीजें, आप मतलब किसानों की बात है ऑफ कोर्स, ये खाड़े बने, नालियां बनी और सारा वो चिटपुट चीजें हैं, बाकी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन जो उनका कद था उसकी तुलना में हम नहीं कह सकते कि उतना बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन आया उनका। सत्ता में बने रहना है, येन केन प्रकरण किसी भी कारण से, और ये इस चुनाव में जो 2014 का हुआ ये साबित हो गया। 2014 का चुनाव क्या था? 2014 का चुनाव था भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, बहुत भयंकर, और दोनों विपक्षी पार्टी, 2014 के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। और उस टाइम पे चौटाला परिवार को ये पूरा ये था कि हम आएंगे, लेकिन परिवार के अंदर वो फ्रिक्शनबाजी उस दौर में भी शुरू थी 14 में, और उसी ने रास्ता तैयार किया बीजेपी के सत्ता में घुसने का, कहीं ना कहीं दैट स्नेक्ड इनटू, और कास्ट की कॉन्फ़िगरेशन सारी उनको सूट कर ही रही थी। 14 में सत्ता परिवर्तन का मूड हरियाणा के लोग बना चुके थे, ये तो परिणाम ने बता दिया। बीजेपी जैसी नोबडी पार्टी 47 सीट्स ले आई, तो कोई मजाक तो नहीं था। और जो नेचुरल चैलेंजर थे वो आईएनएलडी थी, और 2004 के बाद वो सत्ता में भी नहीं थे, तो एक तरीके से 10 साल का एक उनका वनवास हो चुका था। उसके बावजूद भी क्यों नहीं आ पाए? कहीं ना कहीं परिवार के अंदर फ्रिक्शनबाजी थी, अजय सिंह और अभय सिंह के परिवार में। टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत हुआ, और जो उनका पिछला चला आ रहा था कहीं ना कहीं उसने भी रोल प्ले किया। और बीजेपी जो अकेली चुनाव लड़ी उसमें भी उनका कॉन्फिडेंस दिखा, और बीजेपी को इंडिपेंडेंटली हरियाणा के लोगों ने देखा नहीं था, तो वो कारण बना बीजेपी के हरियाणा में उदय का, जो आप बात कर रहे थे। उसका जो परिणति हुई वो 2019 में सामने आई। 2019 में पूरा स्टेट, आपने भी देखा, आप हरियाणा में आए थे उस टाइम भी, एंटी इनकम्बेंसी की भयंकर लहर हरियाणा के अंदर थी, और सारी चीजें फिर चौटाला के परिवार को सत्ता में आने का माहौल था, और कांग्रेस भी नॉकिंग उस पे थी बिल्कुल। हुआ क्या, गोहाना की वो रैली आपको याद है, जहां पर वो परिवार बिल्कुल दो फाड़ हो गए। चौटाला साहब भी क्या कहते रहे पूरे टाइम कि हम बीजेपी का ये करेंगे, खिलाफत करेंगे। दुष्यंत की पार्टी क्या रही, क्यों वो आगे बढ़ पाए? उसका एक सिंपल कारण है कि अजय सिंह का व्यवहार लोगों के साथ, काडर्स के साथ शुरू से ही वो एक एमिनेबल थे, एक तरीके से वो किसी को मिल लेते थे, सर्वग्राह्य थे, मिल जाते थे। उसमें जो सबसे बड़ी चूक हुई, इनको जो वोट मिली थी वो अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट बीजेपी, और यही कह के इस यमुना पार कर देंगे। और अगर आपको 19 का याद हो, मैं तो उस दिन सारा दिन दिल्ली में था, स्टूडियोज में था सारा दिन। उस दिन की जो स्थिति थी कि बीजेपी ने 2019 में समर्थन ही मांगा था बीजेपी से, 10 सीटें आ गई एक्सीडेंटली। वो कैसे ही वो आपको ही पता है, इनका कोई कार्डर नहीं था, इनका कोई कैंडिडेट नहीं था, टिकटें पकड़ा दी, जो मांगने आ गया। जो असंतुष्ट थे किसी भी पार्टी के वो आगे, बबली जैसे लोग जो तंवर के चले थे, और तमाम लोग, ईश्वर सिंह आगे जो कांग्रेस के शैलजा के नंबर 1 थे, लाइक दैट, रामकुमार गौतम, यू कैन नेम ऑल ऑफ देम। मां बेटे को छोड़ के उसके अलावा कार्डर में कोई नहीं था जो पुराना कार्डर चला रहा था। एक्सीडेंटली ट्रायंगुलर और क्वाड्रिलेटर चुनाव के अंदर उनकी 10 सीटें आई।
बीजेपी ने, आपको भी याद है, एक भी किसी नेता से इनसे संपर्क नहीं किया, ऑल्दो देवर इन माइनॉरिटी, 40 सीट्स थी। उन्होंने वो जो 10 इंडिपेंडेंट्स है वो सारे जुगाड़ लिए थे और कांडा ने जहाज लगा दिया था दिल्ली में, वो आ भी गए थे। ऑल ऑफ ए सडन नेक्स्ट डे अनुराग ठाकुर और दुष्यंत का आपस का एक कोई मित्रता है, बिना मांगे इन्होंने जाके समर्थन रख दिया। ये जो चीज थी, आपको वोट किस बात के मिले थे? यमुना पार के। तो इस बात से एक चीज साबित हुई कि जो पूरे परिवार की जो पूरी रियासत चली आ रही थी, जो एक परिवार की जो एक 3 पीढ़ियां जो काम पॉलिटिक्स में लगी हुई थी, उसने अपॉर्चुनिज्म का एक तगमाइन की छाती पे यहां लगा दिया कि कुछ भी हो हमें तो सत्ता में रहना है। उसके बाद राज्यसभा के चुनाव आए, आपने देखा होगा, अभय सिंह भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो कि ये गलत है, इन्होंने गलत किया, इन्होंने धोखा दिया, आप भी तो वही कर रहे हो। आप फिर कहते क्या हो आप कि हम कांग्रेस को नहीं दे सकते, तो यू कैन एब्सटेन ऑल्सो, अगर प्रिंसिपल की बात है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये गया हरियाणा के अंदर। और देखिए सबसे ज्यादा वोट जो जेजेपी को जो वोट मिले ना, कोई माने ना माने, एक वर्ग के मिले थे जो इस सरकार का सबसे बड़ा विरोधी है। तो उसके बावजूद जो उनकी गोदी में जिस तरीके से जाके बैठे, तो जेजेपी ने जो अपनी यूएसपी थी एक पर्टिकुलर कट्टर विरोधी लहर की, वो तो खराब कर ही ली अपनी। और चौटाला साहब एक सीट पे सीमित रह गए इनेलो, दुर्भाग्य से, क्योंकि मजबूत विपक्ष को मैं लोकतंत्र की सबसे ब्यूटी मानता हूं, और उसी का लाभ उठा करके आज के जो हालात है वो सबके सामने। देखिए ओम प्रकाश चौटाला जी एक सख्त प्रशासक तो थे ही, इसमें तो कोई शक नहीं, डिलीवरी भी थी, विजन भी था, लेकिन उन पे रहते रहते एक तो परिवार के अंदर फिर वही बात है कि जो हस्तक्षेप परिवार में दोनों बेटों का खासतौर पे, वो उधर खींचता था उधर खींचता था, तमाम चीजें, हालांकि वो बाहर खुल के नहीं आती थी। और सेंट्रलाइज्ड करप्शन जो उनके शासन में, जो खासतौर पे जो 1999 टू 2005 तक ही था, फरवरी तक, ये कुछ चीजें थी। अदरवाइज देखिए ब्यूरोक्रेसी पे जो उनकी पकड़ थी, या तो बंसीलाल जी की थी या उनकी थी, और किसी की उतनी पकड़ नहीं थी। जो चीज कह दी मुंह से, वो प्रशासन के तौर पे, प्रशासक के तौर पे एक मान के चलिए वो था। उसके बावजूद भी एक तो उनका जो व्यवहार था कई बार बेहद बेरुखे, और किसी को कुछ भी कह देना, और यही चीज अभय सिंह में आज भी है, जो अदरवाइज अभय सिंह मेहनत में कभी नहीं कर रहे, लेकिन वो जो बेरुखी जो एक खासतौर पे जो व्यवहार है। और उसी के दूसरी तरफ देखिए अजय सिंह उन्हीं के बेटे हैं, वो 10 सीटें इस हालत में भी लिया है कि जो पार्टी 4 ही महीने की इन्फेंट थी, तो ये फर्क है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी का जो उस टाइम का जो दौर था, जो आज हरियाणा में हो रहा है, वो उसी दौर को आप जोड़ लीजिए, बिल्कुल सेम है। कोई चला गया, विरोध किया, प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज। डेमोक्रेटिक सेटअप जो भी स्टेट के अंदर होता है उसको उन्होंने भी कमजोर किया। एक फैमिली, वन फैमिली रूल, कोई नॉर्म्स, पॉलिसीज, वो सारी की सारी दे टुक द बैक सीट, और जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, जेल की सजा हुई और सारी चीजें हुई। वो कोई इतना बड़ा केस नहीं था, लेकिन वो जो सारी चीजें थी वो अहंकार था कहीं ना कहीं। नहीं, आज की तारीख में तो देखिए दोनों परिवार बहुत वर्टिकली बटे हुए हैं। तो बहुत सारे साथी पत्रकार कहते हैं कि भाई इनकी दोबारा पैचअप हो जाएगा और हो जाएगा। मुझे तो पैचअप की कोई गुंजाइश लगती नहीं आज की तारीख में। कल क्या हो जाए, पॉलिटिक्स है किस तरह की, और चौटाला साहब की जो स्थिति है सेहत की और की, आज की तारीख में अगर इस पूरे खेल में कोई लूजर है तो वो सभी एंगल से केवल अभय सिंह, क्योंकि देवीलाल, उनके जो अजय सिंह के परिवार ने, दुष्यंत के परिवार ने अपनी 20 साल 25 साल की राजनीति का जुगाड़ कर लिया है इन 4 सालों में अब तक, और 5वां साल तो भी बाकी। देखिए देखिए जी आज की तारीख में तो जो सूरत हाल है, जो चौटाला साहब के सबसे करीबी लोग हैं ना, वो 4-5 ही। फारूक अब्दुल्ला इज वन, बादल साहब। फारूक अब्दुल्ला आज की तारीख में वहां की मुख्य धारा में बस बने ही हुए हैं, J&K में कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका नेशनल पॉलिटिक्स, और यहाँ भी कोई कद नहीं है। सेम इज द सिचुएशन विद बादल ऑल्सो। देन कम्स नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह जी रहे नहीं, और ये पीढ़ी, मतलब जिस तरह के हालात हैं, और हरियाणा चूंकि छोटा स्टेट है और 10 ही सीटें हैं, उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं सूट नहीं कर रही। और चौटाला साहब चैंपियन है तीसरे मोर्चे की राजनीति के, और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं उसमें तीसरे मोर्चे की कोई सूरत हाल दिख नहीं रही। अगर आप पीछे इन्होंने जो रैली भी की थी उसमें भी आप देखेंगे तो 2 ही 3 लीडर आए, जैसे आपकी टीएमसी नहीं आई और तमाम लोग नहीं आए, तो उसकी गुंजाइश कम है त्यागी जी पूरे देश के स्तर पे भी। मुझे लगता है कि जो अगला चुनाव है वो बीजेपी के और उसके अलाइज और कांग्रेस और उसके अलाइज, मेन फाइट तो इसी की बनेगी। और रीजनल शत्रप जहां जहां इफेक्ट कर सकते हैं वो निश्चित तौर पे अपना एफर्ट करेंगे। तीसरे मोर्चे की गुंजाइश मुझे नहीं, वो आप जो उनकी उम्र के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से एक रिश्ता है जिसको कहते हैं हम, दादा ही लगे वो भी इन सबके, लेकिन वो गुंजाइश मुझे लगती नहीं त्यागी जी उसमें। सिंपल सी बात यह है कि इस परिवार में कोई भी, जैसे वो एक हमारे हरियाणा में कहावत है
कि ठाकुरों की उस बारात में सारे वो है तो उक्का कौन बनेगा। तो इस परिवार में मुख्यमंत्री नीचे तो कोई सोचता ही नहीं। ये पहले शख्स है दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम बने, वरना वहां या तो आप सीएम होते थे या नहीं होते थे। तो ये जो सेकंड फिडल गेम वाला, जो सेकंड फिडल प्ले करने के लिए भी तैयार हो जाना है, इट्स ऑल्सो स्टेपिंग स्टोन इन ए वे इस परिवार के लिए, क्योंकि आप तो नंबर 2 कभी रहे नहीं ना, रहे तो 1 रहे, नहीं तो नहीं रहे। तो उसमें जो है कि जो रणजीत, देखिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तो एक ही रहेगी, वो तो 2 हो नहीं सकती। वैसे भी आपको पता है डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता, मंत्री है उसमें से एक डेजिग्नेशन कह लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई डिप्टी सीएम का अलग से कुछ नहीं। जब चीफ मिनिस्टर बने वो, तो ना तो प्रशासनिक अधिकारी उनको जानते थे बियॉन्ड ए पॉइंट, एज ए मैन, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, और ना उनका एक्सपोजर था इस सारे उस पर। पहले 1 साल में चाहे मुरारलाल तायल थे, चाहे चतर सिंह थे, चाहे जुडिशियल साइड पे थे, चाहे पुलिस साइड पे तमाम ये रंजीव दलाल और तमाम लोग थे, उन सारों की कहीं ना कहीं प्रशासन पे मजबूत पकड़ थी। उसका अर्थ ये नहीं था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई बात कहे वो मानी ना जाए, लेकिन उसमें डिले निश्चित तौर पे होता था, क्योंकि इन्होंने एक जिस तरीके से कॉकस बना लिया था पूरे सिस्टम में। तो पहले 1 साल के लिए बात सच है, लेकिन जैसे ही वो SEZ वाला पूरा मामला आया, जो SEZ यूपीए की गवर्नमेंट लेकर के आई और सारी स्टेट्स के अंदर, उसके बाद का जो कॉन्फिडेंस का लेवल था कि भाई डिलीवरेबल्स कैसे होती है, उस एक्सपोजर भी हुआ तमाम मीटिंग्स में और साल भर भी हो गया था। उसके बाद ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स इन हिज ओन यूनिक वे। एंड व्हाट वाज दैट वे? वो था कि ना तो वो चोई बंसीलाल वाला था कि हार्ड टास्क मास्टर, उनका जो अफसरों के प्रति व्यवहार था वो लगभग भजनलाल जी से मिलता जुलता ही था। तो कर लो भैया, ये टीम में बना के राजी बोल के, उनकी पसंद की पोस्टिंग दे करके, उनको गुड ह्यूमर में रख के, लाइक दैट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इल बिहेव्ड नहीं थे, ही वाज डिसेंट इनफ टुवर्ड्स ऑफिसर्स ऑल्सो एंड टुवर्ड्स कॉमन मैन ऑल्सो, कि वो कोई बदतमीजी वाली बात उस तरह की नहीं थी उनकी। तो बाद में जब 10वें साल तक पहुंचे वो, तो सारी चीजें क्लियर थी। और ब्यूरोक्रेसी का देखिए एक मिनिमम रोल तो हर एक चीफ मिनिस्टर के साथ रहता है। अगर आपके पास पॉजिटिव ब्यूरोक्रेट है आपके स्टाफ में, तो आपकी छवि पॉजिटिव हो जाती है। अगर रोड़े अटकाने वाले हैं तो रोड़े भी अटकाएंगे। सब तरह के हर एक प्रशासन में होता है। इनके प्रशासन में पहले 1 साल में हम कह सकते हैं कि उस तरह की चीज थी कि ब्यूरोक्रेसी वाज रूलिंग द रूस्ट, और जो बेर मिनिमम 10-5% जो हस्तक्षेप रहता है ब्यूरोक्रेसी का वो था। लेकिन मोर और लेस सेकेंड इन ऑनवर्ड्स यू कैन से कि इनकी जो इच्छा थी उस चीज को लागू भी करवाते थे अपने हिसाब से। हाँ ये ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा उनकी जान पहचान नहीं थी, कौन आदमी कहाँ लगेगा, वो ठीक है या गलत है, उसको समझने में 2-3 साल जरूर लगे। बाद में उनकी अपनी चॉइसेस भी थी, लाइकिंग्स भी थी और डिसलाइकिंग्स भी थी, पर इल बिहेव्ड नहीं थे, वो मिसबिहेव्ड नहीं थे। वो जो दौर था पूरे देश के स्तर पे भी, उस टाइम पूंजी बहुत फ्री फ्लो हो रही थी पूरे देश में, और डेवलपमेंट जो मैक्सिमम एनसीआर के अंदर था, चाहे वो सड़कों का नेटवर्क था, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे और भी तमाम, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट, पावर प्लांट्स, तमाम चीजें, वो चीजें आई, इसमें कोई शक नहीं। डेवलपमेंट के लेवल पे जो डिलीवरेबल्स थे, जो डिलीवरी थी वो कंक्रीट थी उस टाइम में। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, कोई जो काम करेगा उसके ऊपर आरोप भी लगेंगे, और कुल मिलाकर के जो प्रेजेंट आज की तुलना में करें, जो आज चल रहा है या उसके बाद का जो पीरियड है पूरे का पूरा, तो आम आदमी के हिसाब से और ओवरऑल स्टेट के हिसाब से, कॉमन मैन के हिसाब से, दैट वाज मतलब बहुत ही बेहतर समय। बजट भी बढ़ रहा था, रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, और उसका कॉमन मैन को फायदा भी हो रहा था इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पावर प्लांट, जितनी भी चीजें आप कहें उसमें देखिए डेवलपमेंट हुआ, और कंक्रीट डेवलपमेंट हुआ। देखिए त्यागी जी, 2014 से पहले तो मनोहर लाल जी को संगठन के अलावा कोई आदमी जानता नहीं था। संगठन के महामंत्री थे वो, यहाँ रहे हरियाणा में 2 टर्म, उसके बाद वो J&K वगैरह में उनका एक्सपोजर था। तो कॉमन मैन से तो उनका कभी भी किस तरीके का वास्ता रहा नहीं। संगठन, विद इन संगठन वो ताकतवर आदमी थे। संगठन महामंत्री सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती, और चाहे वो बंसीलाल जी के साथ सरकार बनवाने वाली बात हो, सरकार तुड़वाने वाली बात हो, चौटाला साहब के साथ समर्थन वाली बात हो, हर चीज में इनका योगदान रहता था, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से। मेरी जो संघ के प्रति अवधारणा है, जो मैं देख पाया हूं संघ को अभी तक, जो संघ क्लेम करता है वो एक तो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल है ही नहीं, हम तो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। दूसरा, मनोहर लाल जी का सारा एक्सपोजर वो था। और संघ के अंदर जो बात कहते हैं, संघ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है लोगों को जोड़ने का। संघ एक योजक है जो अपने संगठन के लोगों को भी जोड़ता है, वोटर को भी जोड़ता है,
कॉमन मैन को भी जोड़ता है, उस तरीके से एक योजक की भूमिका संघ की मानी जाती है कंसेप्चुअली। जो मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, ही अगेन केम फ्रॉम नोवेयर। वो तो बीजेपी की मेजोरिटी आ गई एंड ही वाज सिंगल हैंडेडली पिक्ड बाय नन अदर देन मोदी हिमसेल्फ। देयर इज नो कंफ्यूजन ऑन दैट। मनोहर लाल जी का एक तो सामाजिक एक्सपोजर नहीं था टुवर्ड्स द कॉमन मासेस, और ही इज नॉट ए फैमिली मैन, वो भी एक पक्ष है। एक ऐसे संगठन में से आते हुए जहां वो हर आदमी की कम से कम मेंटलिटी तो समझ ही सकते हैं अपने संगठन के अंदर, क्या वो समझ पाए? आप पहली टर्म में देखिए उनके जो मंत्री थे, 2 मंत्री जीते केवल, सारी कैबिनेट हार गई। ये कभी हरियाणा में सुना आपने? विद इन 5 ईयर्स। कारण क्या था? मुख्यमंत्री थे वो, आज भी हैं, वो अपनी टीम में भरोसा नहीं करते, ना वो ब्यूरोक्रेट्स में भरोसा करते। मेरी छवि बची रहे, मेरी ही छवि बनी रहे, एक काइंड ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच उनकी, और वो चुनाव के परिणामों ने भी दिखाई। और गजब ये देखिए कि एक तो उनका कैबिनेट तो हारा ही हारा, जो सबसे करीबी लोग उनके थे, जो गुड़गांव के मंत्री थे, उनकी टिकट भी कट गई। नरबीर सिंह की टिकट कटी, फरीदाबाद वालों की टिकट भी कटी, सिटिंग मिनिस्टर की। उन्होंने उनका लिए भी कुछ। दूसरा, जो एक विजन होना चाहिए, आप हरियाणा के अंदर जोड़ने की बात करते हैं। पिछले 10 साल में त्यागी जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कश्मीर टेररिज्म का एरिया है, डिस्टर्ब्ड एरिया अनफॉर्चुनेटली। इतने लोग पुलिस फायरिंग में वहां नहीं मरे आज तक। ये पार्लियामेंट के क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा। ये जो मनोहर लाल जी की टर्म में 10 साल में हरियाणा में पुलिस फायरिंग, चाहे वो जाट आरक्षण हो, चाहे वो पंचकुला हो, ये सारा अगर आप फिगर मिलाएंगे तो पार्लियामेंट में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा के अंदर मैक्सिमम पुलिस फायरिंग में वहां भी नहीं हुआ उतना। एक संघ कहता है हम जोड़ते हैं, यही कंसेप्ट है। हरियाणा के अंदर जो कम्युनिटीज का, आप भी हरियाणा में लगातार घूम रहे हो, जितना वर्टिकल डिवीजन आज है इतना कभी नहीं हुआ, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके कारण क्या है? कारण बड़े महत्वपूर्ण है। हरियाणा के अंदर त्यागी जी, आज की तारीख में जो बेरोजगारी की दर है वो देश में हाईएस्ट है। नंबर 1, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए आप हरियाणा में, कोई मेरिट पे डिस्कशन करने को ही तैयार नहीं है, ना कोई उनसे सवाल पूछता है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण जो मीडिया का जो चल रहा है आज की तारीख में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, डिसएंचेंटमेंट ऑफ यूथ। मनोहर लाल जी पारदर्शी शासन की बात करते हैं। उनके कार्यकाल में रोजगार के लिए जितनी परीक्षाएं हुई, क्या कोई उनका जो सबसे करीबी से करीबी सलाहकार हो मुझे बता सकता है कि एक परीक्षा का नाम बता दे जो लीक ना हुई हो? तो जब किसी परीक्षा की बेसिक्स ही कंप्रोमाइज हो गए, और आज तक कोई भी किंगपिन पकड़ा गया क्या? एक भी? अपने डिप्टी सेक्रेटरी को पकड़ के वही छुट्टा कर दिया, वो भी जमानत पे आ गए, बार बहाल भी हो ही जाएंगे देर सवेर। ये कौन सा प्रशासन है? आप पारदर्शिता की बात करते हैं इसमें। पेपर लीक कौन करता है? क्रिमिनल, जो हाईएस्ट लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। क्या कोई आज तक बाहर आया सामने? वही छोटे मोटे लोग पकड़े गए। तीसरा, हरियाणा के अंदर ये कहते हैं कि हरियाणा में कंप्लीटली आप अभी निकले भी हैं और भी देखेंगे, इवेंट्स के अलावा कोई नई चीज। 65,000 करोड़ रुपए था जब इनके ऊपर हरियाणा में कर्जा था, 66 से लेकर 2014 तक, और पिछले 10 साल में जो कर्जा है वो 3 गुना हो गया है। उसकी डिलीवरी कहां है? क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाए? एक का नाम बताएं। उस टाइम पे 65,000 रुपए कर्जा था, आज की तारीख में हरियाणा पे 2,70,000 करोड़ के आसपास एज ऑन डेट कर्जा है, तो 3 गुना हो गया। ये कर्ज है। कर्ज से आप क्या करते हैं? डे टू डे बेसिस पे विज्ञापनबाजी, इवेंट मैनेजमेंट, कहीं द्वार बना दिया, कहीं ये बना दिया। आपने कितने रोजगार के अवसर सृजित किए? आज हरियाणा के अंदर कोई ऐसा वर्ग बताइए मुझे, कर्मचारी से लेकर के तमाम। आज सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ है पंचकुला के अंदर, कभी कर्मचारियों पे लाठीचार्ज होता है। क्या कोई बैठ के बातचीत करने की रिवायत नहीं है क्या? इज इट ए पुलिस स्टेट? हर चीज को आत्ममुग्धता के साथ कि जो मैंने कह दिया वही सच है। क्या ये सरपंच, ये चुने हुए सरपंच है? आपका मंत्री कह रहा है करप्ट है, मुख्यमंत्री कह रहे कि जो हमने कह दिया वही होगा। अरे ये डेमोक्रेसी है, आप करिए, लेकिन उनको अपने, यू कीप देम ऑन द सेम पेज। आज हरियाणा में वो खत्म हो गया। ये हर किसी शासन में ऐसा नहीं था। कोई भी सरकार लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है। क्या मनोहर लाल जी की टीम में ऐसे दिखते हैं आपको? तो सबसे बड़ा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर यूज्ड बाय ए वेरी फ्यू,
in their own unique way and which is not for the people, that is anti people। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सेल्फ ऑब्सेशन। आपके चारों तरफ के जो लोग हैं वो केवल के कमाल कर दिया आपने, तो अद्भुत है। अद्भुत वो है अपने त्यागी जी जो डिलीवरी में दिखे आपको। आज किसी वर्ग की बात कर लीजिए, आप यूथ की बात कर लीजिए, आप किसानों की बात कर लीजिए, मजदूरों की बात कर लीजिए, किसी भी वर्ग की बात कीजिए, कहीं कोई डिलीवरी नहीं है। और जो कर्जा मैंने आपको बताया 3 साल, जो 3 गुना कर्जा हुआ, एक प्रोजेक्ट मनोहर लाल जी ऐसा बताए, मेगा प्रोजेक्ट, जो उन्होंने इन 8.5 साल में पूरा कर दिया और शुरू भी उन्होंने किया हो, नॉट वन। गुड़गांव को त्यागी जी मैं और आप डेवलप नहीं करते। गुड़गांव का जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जिस तरीके की डिमांड है वहां, आपको केवल वहां पे रोड, वहां पे देखिए समस्याएं गुड़गांव में बहुत है जिस पे हम आएंगे भी। गुड़गांव इज ओवर प्रेस्ड, हार्ड प्रेस्ड फॉर ऑल रिसोर्सेज। ना जगह है, ना कोई प्लानिंग है प्रॉपर, पानी का बड़ा भारी संकट है, डिस्पोजल का संकट है। आप कह लीजिए उसको मिलेनियम सिटी, मैं नहीं मानता उसको मिलेनियम सिटी। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट वर्स्ट स्लम्स इन द टाइम्स टू कम, फॉर द वेरी सिंपल रीजन, जब बड़ी फैक्ट्री आएंगी तो छोटे लोग भी काम करें, तो छोटे लोग ही जाएंगे। और जिस तरह का रिसोर्सेज पे प्रेशर है वहां पर, तो वो किसी मनोहर लाल ने, किसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, किसी ओम प्रकाश चौटाला ने डेवलप नहीं किया। वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उसका डेवलपमेंट 91 से शुरू हुआ ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, ड्यू टू आईटी, इट बिकेम ए हब एंड दैट्स हाउ इट प्रोग्रेस्ड। तो उसमें किसी इंडिविजुअल की बजाय, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेसिक्स होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो आज भी लैक करते हैं। तो एक गुड़गांव की छवि, आज भी वहां G20 हो रहा है, करोड़ों रुपए आपने बहा दिए वहां पर, सब कुछ इवेंट बाजी है। गीता के प्रचार की जरूरत है क्या आपको? कि गीता के अलावा सरकारी में कुछ और ही नहीं। गाय, गीता और फीता, ये हरियाणा की पॉपुलर सेइंग, आप देख भी रहे होंगे लोग कहते हैं। तो मेरा कहने का यह है कि जो मनोहर लाल जी से जो उम्मीदें थी कि निष्पक्ष होकर के, न्याय के हिसाब से, अच्छा उनके किसी की इलविल भी नहीं थी क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें साबित करके दिखाई कि मेरा भी वन वे कम्युनिकेशन है, जो मैं सोचता हूं वही ठीक है। वो जो आत्ममुग्धता जो ब्यूरोक्रेसी सुबह शाम तक सिखाती है आपको, साहब आपने अद्भुत कर दिया। मनोहर लाल जी के ये सबसे बड़े वो है। और आप देखिए आज प्रदेश के किसी वर्ग से आप बात कर लीजिए और वो फिर भी ये कहते हैं कि हम सरकार में दोबारा आएंगे। उसका सिंपल कारण वो डिवीजन है, जो उनकी सबसे बड़ी कुंजी है, जो उन्होंने सत्ता की कुंजी बना लिया, सत्ता में चुनाव जीत जाना। और तो ये कोई, मैं इसको बहुत सफलता नहीं मानता हूं। देखिए अनिल जी, आज की तारीख में हरियाणा में सबसे जो डिजास्टरस समस्या जो सामने आ रही है वो है बेरोजगारी। ऐसा खुशहाल प्रदेश, हरियाणा जैसा खुशहाल प्रदेश, जिसकी पर कैपिटा इनकम और तमाम चीजें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो बहुत ऊपर है, उसमें आज बेरोजगारी देखिए आप देश के स्तर पे, बिहार से भी बुरी स्थिति है हरियाणा में आज। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लैक ऑफ स्किल्स। यहाँ एजुकेशन का इशू नहीं है, यहाँ स्किल्स का इशू है। स्किल्स के लिए कोई काम नहीं हुआ, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है। डिसएंचेंटमेंट ऑफ यूथ, कोई बच्चा क्यों पढ़े? रोजगार की जो स्थिति है, जैसा मैंने कहा, हर पेपर लीक। मौजूदा सरकार के अंदर कोई एक पेपर का नाम बताए जो पेपर लीक ना हुआ हो, तो आप फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तीसरा, जो सामाजिक जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आज की तारीख में, वो नशा। हरियाणा जिस तरीके से दिल्ली से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, उसी तरीके से पंजाब से भी कंप्लीटली घिरा हुआ है। और जिस तरीके से नशा हर जिले में, हर न्यूक एंड कॉर्नर में हरियाणा में आज अवेलेबल है, वो स्थिति बिल्कुल पंजाब की तरफ जा रही है। उसके कारण है रोजगार आपके पास नहीं है। जोत छोटी है हरियाणा में, 1 से 1.5 एकड़ की जोत के 80% किसान है, तो क्या करेगा? रोजगार है नहीं, तो फिर गलत संगत में आएगा। और वही स्थिति हरियाणा में आज यूथ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे आ रही है। उसके बाद डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, नॉट पर से। किसी शहर के अंदर आपने 50 करोड़ रुपए में 2 द्वार बनवा दिए, गीता द्वार बनवा दिए, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। मंदिर से आप पंडे पैदा कर सकते हैं, मंदिर से वैज्ञानिक पैदा नहीं होते, नई पीढ़ी पैदा नहीं होती। तो जो कंसेप्चुअली आप देखें, आज हम गीता का प्रसार कर रहे हैं, हम फलाने का कर रहे हैं, अच्छी बात है, आध्यात्मिक पार्ट है वो। उसको करने के लिए संघ है, संघ की शाखाएं हैं, आपका अपना जो उसको सरकारी पैसे से आप, हमारा तो धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके अलावा जो हरेक सेगमेंट के, अब जैसे किसानों की आप बात कीजिए, आज हरियाणा के अंदर जितना भयंकर पानी का संकट है, सर्दियों के मौसम में, मैंने जीवन में 49 साल का हो जाऊंगा इस बार, सर्दी के मौसम में पानी कटौती नहीं देखी मैंने।
लास्ट ईयर भी हुई, इस बार भी। अब गर्मी शुरू होगी, बिजली के कट देख लीजिए, 3-3 घंटे के कट्स ऑलरेडी शुरू हो गए, हम मार्च पहली आज। तो मेरा कहने का मतलब है डेवलपमेंट विद ए विजन। आत्ममुक्ता एक चीज है, विज्ञापनबाजी अलग चीज है। नेट डिलीवरी क्या है? आप अपने हरियाणा प्रदेश की किसी सड़क पे जाइए, वो एक कंप्लीटली एक पॉलिटिकल डिसीजन है। वो किया तो यूं गया था कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करके, लेकिन नीचे वो भी बैकफायर कर रहा है। अगर ग्रास रूट पे आप देखेंगे, मैं उसकी निटिग्रिटीज में नहीं जाऊंगा, उसके तमाम और कारण हैं, लेकिन कुल मिला के जो सोचा था उसमें वो सफल नहीं हुए। उसका भी नीचे ग्रास रूट, पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनको वोट पहले भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। इट्स ए सिटी ओरिएंटेड और अर्बन ओरिएंटेड पार्टी। गांव के अंदर इसके बाद भी और ज्यादा डिवीजन हुआ है, और आई थिंक उसके पीछे शायद मंशा भी यही रही हो, लेकिन वो बैकफायर करेगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा इनको। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो त्यागी जी मैं कह रहा था, किसानों की समस्याएं देखिए आप हरियाणा में। किसान का आलू 50 पैसे से 1 रुपए में पिट रहा है। कहां है आपकी भावांतर योजना? आप कल जब महम निकलेंगे, रास्ते में देखिएगा कितने एकड़ में पानी खड़ा हुआ है। आप गुड़गांव से आए, रास्ते में आपने पानी खड़ा देखा होगा। बारिशें कब हुई थी? तो डिलीवरी कंप्लीटली फेल है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी जीरो है पूरे हरियाणा में। अभी आप देखिए क्या प्रशासन का हो रहा है। हर एक हुड्डा के सेक्टर में 4 फ्लोर अलाउ कर दिए। क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था? वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने 500,000 प्लॉट्स के लिए बनाया है, उसमें 4,000 घर बन जाएंगे। सीवर का क्या होगा? पानी का क्या होगा? पब्लिक एमिनिटीज का क्या होगा? कोई विचार नहीं। बिल्डर लॉबी ने कहा, आपने कर दिया। प्रेशर आया, स्पीकर ने कह दिया, हटा लिया। विधानसभा में उठ गया, सब जगह बंद कर दो। ये प्रशासन है। ये इस तरीके से नहीं होता प्रशासन। दैट शोज जीरो विजन। ये ऐसी चीज है, एक तरफ तो आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, और आपको, मुझे लगता है कि संघ ने उनको तमाम चीजें सिखाई, लेकिन गवर्नेंस का मुझे लगता है जी भी नहीं सिखाया गया। जो हरियाणा के मौजूदा स्थितियां हैं उसमें यह दिखता है। देखिए त्यागी जी, आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि एक्स पार्टी सत्ता में आएगी या वाई पार्टी आएगी या जेड, क्योंकि हाल सबका यही है लगभग। किसी में कुछ कारण है, किसी में कुछ कारण है, और पॉजिटिव वोट की हरियाणा में गुंजाइश बहुत कम है। इस बार भी हरियाणा में चुनाव लड़ाया जाता है फलाने को इलाज करने के लिए, किसी को चुनाव जिताने के लिए जिताया जाता। तो हरियाणा के लोग इनका तो इलाज करने की सोच चुके हैं। आपने भी देखा होगा फील्ड में लगातार नाम लेते ही लोग कूद के आते हैं, इस तरह जैसे वायलेंट। लेकिन बनेगा कौन? कांग्रेस की जो स्थितियां हैं, भीतर आपस की जो भी स्थिति है, उस पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी, जो चौटाला परिवार की स्थिति को ऊपर से तो आएगा नहीं। जो कल दिल्ली में हुआ है मनीष सिसोदिया वाला, इसको छोटी इवेंट मत मानिए आप। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ही वाज नंबर 2 टू केजरीवाल। 33 में से 18 महकमे वो अकेले चला रहे थे, और जो पूरी एक्सपेंशन प्लान थी, वो चाहे वो गुजरात में थी, चाहे वो हिमाचल में थी, चाहे पंजाब में थी, चाहे हरियाणा की सोचते हैं, चाहे कर्नाटक की सोचते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने प्लान किया हुआ था। जैसे ही सिसोदिया अंदर गए हैं, वो सारे का सारा प्रेशर केजरीवाल पे आएगा। वो डिपार्टमेंट ले या मत ले, अब तक क्या था कि दिल्ली को संभाल रखा था कोई था, और ये अपना जो भी एडवेंचर मिस एडवेंचर कर सकते थे यहां वहां, वो कर सकते थे। उसकी एक संभावना कम हुई है। एक दूसरा, दिल्ली के अंदर से रेवेन्यू बहुत ज्यादा चुनावी खर्चों के लिए और सबके लिए नहीं मिल पाता है। उसके लिए इनके पास पंजाब आया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी में जो फिएस्को हुआ है, जिसके कारण सिसोदिया अंदर गए हैं, उसके बाद इनको फूक फूक के कदम रखना होगा, क्योंकि ये रडार पे है सभी एजेंसीज के। ये बात सिसोदिया तक रुक जाएगी, मुझे बहुत शक है इस पे। इसकी लपटें और दूर भी जा सकती हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी के तार कहां तक जुड़ते हैं, क्योंकि वो जो अरोड़ा साहब पकड़े गए हैं दिल्ली में, जो इस एक्साइज पॉलिसी के पीछे सूत्रधार थे और जो अब अप्रूवर बन गए हैं सीबीआई के, वो किस किस का नाम लेंगे, इसकी तो अभी तक साउथ इंडिया में भी जाएगी। लेकिन अगर यही सब हालात चलते रहे तो पॉलिटिकल वैक्यूम तो रहता नहीं। और पंजाब के अंदर भी अगर आप चुनाव वोटिंग से अगर 1 महीने पहले देखें, तो वी वर ऑल प्रेडिक्टिंग हंग असेंबली। The way the unceremoniously Captain Amrinder Singh was removed, that became the thing कि जिसने सारे के सारे हालात ही पलट दिए। Who knows हरियाणा में क्या होगा। लेकिन एक चीज तय है कि जो वर्टिकल डिवीजन बीजेपी करने आई थी हरियाणा में, they have very successfully done it in terms of caste, religion and everything, which is very unfortunate. This is very unfortunate त्यागी जी। और ये केवल हरियाणा का फिनोमिनन नहीं है, आप पूरे देश में भी जाएंगे, कहने को ये ऑल इंडिया सर्विस है। और मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे माना, इतने साल के जर्नलिज्म के बाद और तमाम तरह की देखने के बाद, बाहर भी देखा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस क्या होता है,
हिंदुस्तान का अगर जो आपने बहुत सही शब्द प्रयोग किया, पैराडॉक्स जो है, वो सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है। जब आपको लाभ लेने होते हैं ब्यूरोक्रेसी को, तब तो आप ऑल इंडिया कैडर हो जाते हैं, और जब आपको पोस्टिंग्स चाहिए हैं तो आप उस 40 साल का या 35 साल का कैरियर ऑल पावरफुल आप एक ही स्टेट में बिताते हैं, बारिंग 5-7 साल आप सेंटर में चले गए, इधर उधर क्रॉस डेपुटेशन में चले गए, यही है। तो ये जो कॉकस है, आप कोई भी सरकार आती है, पहले 15 दिन के बाद ये बता सकते हो कि अगले 5 साल में हु विल रूल द रूस्ट, विच ग्रुप। और ब्यूरोक्रेसी में मठ बने हुए हैं हरियाणा में, वो पूरे देश में बने हुए हैं, चाहे वो IPS है, चाहे वो IAS है, तमाम सर्विसेज के अंदर। और उनका मैं तो मिसएडवेंचर मानता हूं वो जब ये कहते हैं बैठ के इनफॉर्मली कि गवर्नेंस इज टू सीरियस ए बिजनेस टू बी लेफ्ट टू दिस स्काउंड्रल पॉलिटिशियंस, दे यूज द वर्ड स्काउंड्रल एंड वेरी ओपनली एंड दे लाफ इट। तो ये बेसिकली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो हरियाणा पे सदा से राज करते हैं, वो आज से नहीं, आप 66 से ही देख लीजिए। मुख्यमंत्रियों के नाम लोग भूल सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के नाम नहीं भूलते, चीफ सेक्रेटरीज के नाम नहीं भूलते, DGP के नाम नहीं भूलते। उसका कारण केवल यह है कि उनकी इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा है डे टू डे में, बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेंगे, वो फलाना अफसर नहीं कर रहा। तो ये मुख्यमंत्रियों की कमी है, त्यागी जी मैं मानता हूं। ये बंसलाल के टाइम में कोई ये नहीं कह सकता था कि फलाने ने नहीं किया, उसके कहने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो हावी है वो मुख्यमंत्रियों की कमजोरी है, कि वो पर्सनल चॉइसेस है, और उसका कारण सिंपल है कि उसके कंसिडरेशंस भी बड़े रोचक है। कास्ट कन्फिग्रेशन, ब्यूरोक्रेसी की कहां से कास्ट आ गई, पूरी की पूरी लॉबी देखिए आप। अच्छा, वो इस सिस्टम की नहीं, किसी भी सरकार में देख लीजिए, चोजन फ्यू, वही 5-7 का एक गैंग आज एक्टिव है, मैं उनको गैंग कहता हूं। क्यों? दे आर नॉट कमिटेड टू द सोसाइटी और द मासेस ऑफ द स्टेट, दे आर फॉर देयर ओन वेलबींग एज पॉलिटिशियंस डू। वो केवल मेरा पोस्टिंग के लिए वो लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मेरिट है दैट हैज टेकन ए बैक सीट, और केवल प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है उससे आपको पता लग जाएगा हरियाणा में कितने DC कौन से होंगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा? सत्ता के प्रतिनिधि कौन है? आप अपने जो आपकी जमीन है खेत की, उसका CLU कराने चले जाइए, जाए जहां आपका है, आपकी जमीन आप करा लीजिए, आपको 10 साल CLU नहीं मिलेगा। और घोषित दलाल हर एक जिले के अंदर है, वो आपको 1 घंटे में CLU करा के दे देंगे। यही वो लॉबी है, और वही लोग सत्ता के करीब है, कोई सत्ता हो। यही दुर्भाग्य है। यहां पर डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कौन होगा, सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कौन होगा, ये तो कहीं और से ही तय होता है। कौन लगाता है आपको ही पता है। संघ ये इसको लगाएगा, संघ का फलाना जी इसको लगाएगा, संघ के ढिमकाने जी उसको लगाएंगे, और यही चल रहा है। घोषित जो सबसे करप्ट लोग थे वो इस टर्म में देखिए, आप लिस्ट उठा के देखिए, और सबको पता है, मुख्यमंत्री को ही पता है, बट दैट इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। तो गवर्नेंस पे ध्यान नहीं है। मैं स्मूथ रहूं, मेरी कुर्सी स्मूथ रहे, बाकी ठीक है, चलता रहेगा। गुड़गांव और फरीदाबाद की आप हालत देखिए जाके, हर न्यूकेड कॉर्नर पे आपको दलाल मिल जाएंगे CLU। और जो जिलों पे संघ के पदाधिकारी, जिनको हम करेक्टर और पता नहीं ईमानदारी और शुचिता के वो मानते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उस पर मुझे लगता है कि रिसर्च होनी चाहिए। हर एक जिले के अंदर 10-10 हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं। आप घूमेंगे, आप पता कीजिएगा, लोगों से बात कीजिएगा, लोग नाम लेके बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा का आदमी तो आपको पता है बड़ा मुखर है। तो संगठन जो संघ जो था वो आज काम क्या कर रहा है, और इससे बीजेपी कहां पहुंचेगी आने वाले समय में, इस पर भी एक रिसर्च करने की जरूरत है, इस पर भी एक स्टोरी करने की जरूरत है। हर एक जिले में, अब कोई जिला बचा नहीं हुआ। इस देश में मुद्दों की बात तो खत्म हो गई है। पिछला चुनाव अगर आप इस देश का लोकसभा का भी देखें और विधानसभा का हरियाणा का देखें, तो पिछली बार भी यही हालात थे, कोई फर्क थोड़ी था। पिछली बार तो और ज्यादा हद से थे, नोटबंदी थी, पता नहीं क्या क्या था। उसके बावजूद यूपी में जो मैंडेट आया, सेंटर में किस बात पे मैंडेट आया, इस देश में सवाल खत्म हो गए। त्यागी जी, आप ये बताइए मुझे कि बालाकोट में क्या हुआ था। हम तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, मैं तो डिफेंस 20 साल कवर किया, स्ट्राइक हुआ नहीं, खबर एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 1 घंटे के अंदर क्या क्या खबरें आई, 1000 मार दिए, 500 मार दिए पाकिस्तान के आतंकवादी, कहीं कुछ आया सामने, और पूरे देश में एक नेशनलिज्म की। तो मुद्दे कहां रहेंगे? यहां से आज हरियाणा में चूंकि सेना के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, 10 की 10 सीटें आई उनकी, और ह्यूज मैंडेट के साथ ही लाखों के साथ जीते वो। उसका साधारण कारण क्या था कि आंखों पर पट्टी बंद की राष्ट्रवाद की। देखिए, विधानसभा की तो लगभग तैयारी है कि जो पिछली बार भी सूरत थी, लेकिन वो चूंकि 3 जगह वोट बट गए, जेजेपी कहीं ना कहीं से आ गई एकदम, और कांग्रेस ने टिकटें गलत बांटी, तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा।
अगर कांग्रेस की 20,000 वोट और होती, अगर आप जोड़ेंगे, तो उनकी मेजोरिटी की सरकार होती, कुल 20,000। बट दैट इज अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और इस बार हालात, क्योंकि जी कहते हैं टिकट गलत बांट दी, टिकट तो आपने गलत बांटी होगी, हमने तो बांटी नहीं। और इस बात क्या गारंटी कि इस बार टिकट गलत नहीं बटेंगी। तो ऑल सेड एंड डन, अभी तो 1.5 साल बाकी है त्यागी जी, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। वन थिंग इज वेरी क्लियर, गिवन द अपॉर्चुनिटी, प्रेजेंट रिजीम विल नॉट सर्वाइव फॉर ए मिनट इफ गिवन ए चांस। उस समय क्या स्थितियां होंगी, परिस्थितियां होंगी। बात तो ये भी हो रही है कि जो बीजेपी का जो संघ जो सारा चीजें देखता है, सोनीपत, भिवानी, सिरसा, रोहतक और महेंद्रगढ़, इन सीटों पर ही कंसिडर कर रहा है। और हिसार अपने आप हो जाए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ने वाले हैं। तो ऑल टुगेदर न्यू फेसेस आएंगे, 10 में से 6 सीट हो गई है। तो उसमें क्या समीकरण बैठेंगे, खास समीकरण क्या है, कौन किस आदमी का क्या कंट्रीब्यूशन है, अभी दूर की कड़ी है। लेकिन देखिए, हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में, स्टेट और सेंटर में कोई बहुत चुनाव में बहुत फर्क नहीं रहता है। जो हरियाणा में पिछली बार जो मनोहर लाल की 40 सीटें आ गई, उसका साधारण कारण यह था कि पार्लियामेंट में 10 की 10 आ गई थी। और फिर जो फेक प्रोपेगेंडा चला टीवी चैनलों के द्वारा, कब की बार 80 पार, 75 पार, उससे अपोजिशन ने सांस ही छोड़ दिया। अदरवाइज 20,000 का मार्जिन है मेजोरिटी में कांग्रेस में। तो कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाता है कि अपोजिशन के भी कान जमीन पे नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट फर्मली फुटेड। बीजेपी का तो जो है वो है, जो जज्बा की पार्टी है। आप मुझे बताइए, लोग किस मुंह से वोट देंगे उनको? पूरी जज्बा की एक एक वोट किस बात पे पड़ी है? खट्टर विरोध पे पड़ी है। और वो बिना मांगे उनको देते हैं जाके। इनेलो कहां जाएगी? जो चौटाला साहब ने कह दिया कि विपक्षी एकता की बात करता हूं, क्या वो कांग्रेस के साथ कभी गए आज तक? पहली बात तो वो उतनी स्थिति ही नहीं लगती है कि ही विल बी दैट रेलेवेंट कि 5-7 सीटें हों, और आज की तारीख में दिखता हो सकता हूं। तो कुल मिला के आज की स्थिति बहुत ही पेचीदा है। चुनाव से महीना 2 महीने पहले तक क्या स्थितियां बनेंगी, क्या नैरेटिव बनेगा, किस तरह के हालात बनेंगे, क्या इश्यूज होंगे, एंड हाउ दे आर टेकन अप। अपोजिशन ने भी पिछली बार जिस तरीके से चुनाव लड़ा, वो कोई चुनाव लड़ने का तरीका नहीं था। बहुत ही माइल्ड चुनाव, बड़ा ही मीक चुनाव। वरना हरियाणा में बड़ा पंप एंड शो के साथ बड़ा ही फाइटिंग स्पिरिट में चुनाव लड़ा जाता है। पिछली बार कोई इस तरह का चुनाव मुझे नहीं दिखाई दिया। उसके बाद भी बीजेपी की 40 सीटें रही, डिस्पाइट ऑल पावर फ्रॉम सेंटर, ऑल रिसोर्सेज, एवरीथिंग। उसके बाद भी सीट तो 40 आई, और जोड़ तोड़ की लठबंधन की सरकार चल रही है हरियाणा। न वो उसको देख के राजी, न वो उसको देख के राजी। आप मुझे बताइए, मनोहर लाल जी से उनका कौन सा एमपी खुश है? एक एमपी का नाम बताइए। कोई मंत्री? पिछली बार के सारे मंत्री घर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वन मैन शो चल रहा है। जब तक चलेगा देखिए, बाकी चुनाव का क्या होगा वो आने वाले समय में पता लगेगा। इट्स टू अर्ली टू से समथिंग।